अधीश ने अब तक की बातचीत से अंदाजा तो लगा ही लिया था कि 8वां राजकुमार किसी भी कीमत पर गुरु सूर्यभान को अपनी ओर से इस लड़ाई में शामिल करना चाहता था, लेकिन अब तक वो राजकुमार के असली चरित्र को समझ नहीं पाया था। अब भी अधीश के मन में बहुत सी शंकाएं थीं। अधीश का शक व्यर्थ में ही नहीं था, बहुत कुछ था जो उसने महसूस किया था। क्या होने वाला था इस नई संधि का परिणाम? क्या गुरु सूर्यभान कभी 8वें राजकुमार का प्रस्ताव मानेंगे? अधीश ने जब अपने 2 अनुरोध या कहें शर्तों की बात की तो राजकुमार के चेहरे पर तनिक सा भी बदलाव नहीं दिखाई दिया, जैसे वो इस बात के लिए पहले से ही तैयार था। उल्टे वो अधीश की बात मानने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। 8वें राजकुमार ने अधीश से पूछा, मांत्रिक अधीश, बताइए क्या चाहते हैं आप? अधीश विनम्रता पूर्वक बोला, मुझे कुछ औषधियों की आवश्यकता है, यदि आप जड़ी बूटियां उपलब्ध करा सके तो। अधीश ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वो राजकुमार को यह भी जताना चाहता था कि उसकी मदद करके राजकुमार उस पर एहसान कर रहा है। राजकुमार बोला, आप जड़ी बूटियों के नाम बताइए मांत्रिक अधीश। राजकुमार के इतना कहते ही अधीश ने एक सूची निकालकर राजकुमार की ओर बढ़ा दी। उसने पहले से ही अपने लिए जरूरी जड़ी बूटियों की सूची तैयार कर रखी थी। 8वें राजकुमार ने सर्पदेव को सौंपने से पहले सूची को लापरवाही से देखा और आदेश दिया, सर्पदेव, इस सूची की सारी सामग्री तैयार कर लो। राजनगर की सभी दुकानों से सारी सामग्री ले आओ। यदि जरूरत पड़े तो हमारे निजी कोष से भी ले सकते हैं। 8वें राजकुमार ने इस तरह आदेश दिया, जिससे अधीश के दिल में झटका लगा। 8वें राजकुमार ने मात्रा निर्दिष्ट नहीं की, बल्कि पूरे शहर के संसाधनों को इकट्ठा करने का ही आदेश दे दिया था। राजनगर एक समृद्ध जगह है। यदि सर्पदेव वास्तव में सब कुछ इकट्ठा करता है तो अंत में अधीश को मिलने वाली सामग्री एक बड़ी मात्रा में होगी। अब अधीश को लग रहा था कि शायद वो 8वें राजकुमार को ठीक से समझ नहीं पाया। वो केवल इतना जानता था कि सर्पदेव, मांत्रिक सैकरा और मांत्रिक हसवा के मन में राजकुमार के लिए गहरा सम्मान था और वे स्वेच्छा से उसका अनुसरण करते थे। अधीश को विचारों में डूबा देख राजकुमार बोला, आपका दूसरा अनुरोध क्या था मांत्रिक अधीश? 8वां राजकुमार ये कहते हुए मुस्कुराया। अधीश ने दृढ़ आवाज में कहा, मेरा दूसरा अनुरोध ये है, मैंने सुना है कि शाही परिवार के पास एक भव्य मंत्र पुस्तकालय है। मैं इसे देखना चाहता हूं और कुछ मंत्र चुनना चाहता हूं। क्या 8वां राजकुमार मेरे इस छोटे से अनुरोध को पूरा कर सकते हैं? बोलने के बाद अधीश ने 8वें राजकुमार पर अपनी निगाहें गड़ा दी। शाही परिवार के मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करना ही अधीश का राजनगर में आने का असली कारण था। राजकुमार चौंक पड़ा। शाही पुस्तकालय में प्रवेश? 8वें राजकुमार ने अधीश को संदेह से देखा। राजकुमार ने इस बारे में अधीश से आगे पूछताछ नहीं की, बल्कि साफ शब्दों में कहा, मंत्र पुस्तकालय शाही परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। शाही परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि मैं प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए बाहरी लोगों को लाना इतना आसान नहीं होगा। अधीश के मन में उत्साह भर गया। 8वें राजकुमार ने केवल इतना कहा था कि बाहरी लोगों को लाना इतना आसान नहीं होगा, जिसका अर्थ था कि ऐसा करना संभव है, केवल ये बहुत परेशानी भरा होगा। फिर भी ये 8वें राजकुमार के निर्णय पर निर्भर था। अधीश को कोई हड़बड़ी नहीं थी, वो तो चुपचाप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। 8वां राजकुमार कुछ देर सोचता रहा। वो खड़ा हो गया और लगातार इधर उधर टहलता रहा। वो सोच रहा था कि यदि उसने अधीश की ये बात नहीं मानी तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके लिए मांत्रिक सूर्यभान से मिलना असंभव होगा। 8वें राजकुमार के पास गुरु सूर्यभान को लुभाने के लिए कितना भी विश्वास क्यों ना हो, अगर वो गुरु सूर्यभान से मिल ही नहीं सका तो किस तरह उन तक अपना प्रस्ताव पहुंचा सकता है। और इस समय गुरु सूर्यभान को अपनी ओर करना उसके लिए बहुत जरूरी था। यह उसकी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और अन्य सभी मामले इसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्भर थे। इस बारे में सोचते ही 8वें राजकुमार ने एक निर्णय लिया और अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, शाही पुस्तकालय में प्रवेश करना काफी मुश्किल है, खासकर अभी जब चौथा राजकुमार राजनगर में है। लेकिन अगर मांत्रिक सूर्यभान चौथे राजकुमार की समस्या को हल करने में मेरी मदद करेंगे और चौथा राजकुमार जब राजनगर में नहीं रहेगा तो बिना किसी परेशानी के मैं आपको मंत्र पुस्तकालय में ले जा सकता हूं। ये 8वें राजकुमार का उत्तर था, बल्कि ये एक और शर्त के रूप में था। चौथे राजकुमार का मामला सुलझाना आसान नहीं होगा।
सबसे पहले गुरु सूर्यभान के साथ की आवश्यकता होगी। फिर भी जब तक मौका था अधीश कोशिश करना चाहता था। उसने 8वें राजकुमार से कहा, मैं गुरु सूर्यभान से संपर्क कर सकता हूं, लेकिन वो सहमत होंगे या नहीं यह 8वें राजकुमार पर निर्भर करता है। राजकुमार ने कहा, मुझे मंजूर है। 8वें राजकुमार की आवाज में हल्की सी उत्तेजना झलक रही थी। अधीश ने गुरु सूर्यभान के व्यक्तित्व के बारे में सोचा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्या गुरुजी इसके लिए राजी होंगे या नहीं। लेकिन राजकुमार का उत्साह और आत्मविश्वास देखकर अधीश के मन में उम्मीद जाग उठी थी। उसने अपना सर हिलाया, राजकुमार से तैयार रहने के लिए कहा और अपना दाहिना हाथ उठाकर मंदार के प्रवेश छल्ले को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के तेज से वो छल्ला चमक उठा और कुछ संकेत चिन्ह हवा में तैरने लगे। गुरु सूर्यभान के सबसे प्रिय छात्र के रूप में अधीश के पास स्वाभाविक रूप से उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का एक तरीका था, जो कि इस प्रवेश छल्ले के रहस्यमय संकेत चिन्हों से जुड़ा हुआ था। हवा के बीचों बीच इन संकेत चिन्हों का एक घेरा बन गया और धीरे धीरे कांपने लगा। कुछ ही पलों बाद उस घेरे के बीचों बीच धीरे धीरे झुर्रियों से भरा भयानक चेहरा माथे पर रक्तलाल तीसरे नेत्र के साथ प्रकट हो गया और एक आवाज गूंजी, अधीश, ये पहली बार है जब तुमने मुझसे संपर्क किया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अधीश के प्रवेश छल्ले पर संकेत चिन्ह लगातार झिलमिला रहे थे, जैसे कि वे किसी भी क्षण गायब हो जाएंगे। इस तरह की संपर्क प्रक्रिया केवल थोड़ी देर के लिए ही टिकी रह सकती थी। इसलिए अधीश ने देरी नहीं की और गुरु सूर्यभान से कहा, गुरुजी, मुझे कुछ बताना है। ये लालगढ़ शाही परिवार के 8वें राजकुमार हैं और आपको एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए राजनगर में आमंत्रित करना चाहते हैं। गुरु सूर्यभान के माथे पर उभरी तीसरी आंख थोड़ी खुल गई और लाल रोशनी से झिलमिला उठी और 8वें राजकुमार की ओर देखा। भले ही 8वें राजकुमार को पता था कि यह केवल संकेत चिन्हों द्वारा बनाई गई एक छवि थी और वो खुद मांत्रिक सूर्यभान नहीं था, फिर भी उसे रीढ़ की हड्डी में डरावनी ठंडक महसूस हुई और अब वो केवल मुस्कुरा सकता था। उसने विनम्रता से कहा, मांत्रिक सूर्यभान, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चर्चा के लिए राजनगर आएंगे। सूर्यभान ने कहा, हाँ, मुझे शाही परिवार की आपसी लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठंडे स्वर में हंसते हुए गुरु सूर्यभान ने साफ शब्दों में राजकुमार को मना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे 8वें राजकुमार के इरादों को बिना कहे ही समझ गए थे। शाही परिवार के मामले इतने सरल नहीं थे और ज्यादातर मांत्रिक इससे दूर ही रहना चाहते थे। हो सकता है ये बात गुरु सूर्यभान तक भी पहुंची हो, फिर भी कई मांत्रिक अपने निजी लाभ के लिए इस लड़ाई में कूद पड़े थे। जैसे ही गुरु सूर्यभान ने बात की, हवा में फैले चिन्ह विकृत और तितर बितर होने लगे और गुरु सूर्यभान की छवि भी तेजी से धूमिल हो रही थी। अधीश ने देखते ही अपना सिर मजबूती से हिला दिया, जैसा कि अपेक्षित था, और गुरु सूर्यभान के व्यक्तित्व के बारे में वो जो जानता था उसे पता था कि वे राजनगर आने के लिए राजी नहीं होंगे। जिस क्षण गुरु सूर्यभान की छवि लुप्त होने वाली थी, 8वां राजकुमार अचानक चिल्लाया, मांत्रिक सूर्यभान, मेरे पास ईशमणि है। इसी समय उसके हाथ में एक पारदर्शी कांच का बक्सा दिखाई दिया। उस बक्से के अंदर एक सफेद मोती जैसा टुकड़ा पड़ा हुआ था, एक बहुत बड़ा मोती। गुरु सूर्यभान के माथे पर तीसरी आंख लाल रोशनी के साथ चमक उठी और पहली बार उनके पीले चेहरे पर विस्मय की अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसके बाद संकेत घेरे में सूर्यभान की छवि फिर बिखरने लगी, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने कहा, 10 दिनों के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से राजनगर पहुंचूंगा। इसके बाद गुरु सूर्यभान की छवि तेजी से गायब हो गई। 8वें राजकुमार का चेहरा उत्साह से चमक उठा। वो खुद होकर बोला, आखिरकार मैं सफल हो गया, अब मेरी उम्मीद पूरी होगी। चौथे राजकुमार, अब तुम देखते जाओ कि यह युद्ध कौन जीतेगा। अधीश 8वें राजकुमार द्वारा कुछ देर के लिए दिखाई गई उस अजीब वस्तु के बारे में सोच रहा था। इस ईशमणि नाम की उस वस्तु में ऐसा क्या था जो गुरु सूर्यभान इतने प्रभावित हो गए थे और वे राजनगर आने के लिए तुरंत सहमत हो गए। जब अधीश मंदार में था, बल्कि जब से वो गुरु सूर्यभान को जानता था, उसने कभी भी उन्हें इतनी जल्दबाजी में और ऐसा बेचैन नहीं देखा था जैसा अभी अभी उसने महसूस किया। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये वस्तु आखिर है क्या। फिर उसने राजकुमार से ही इस बारे में पूछना ठीक समझा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और राजकुमार से धीरे से पूछा, महामहिम 8वें राजकुमार, क्या आप मुझे इस ईशमणि के बारे में बता सकते हैं? मैं इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। 8वें राजकुमार ने अधीश की ओर ध्यान से देखा।
फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, मांत्रिक अधीश, आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये हमारे परिवार की विरासत है। आपको तो पता ही होगा, कई सौ साल पहले मांत्रिकों के स्वर्ण युग के दौरान देवताओं के साथ एक युद्ध हुआ था। उस समय महान मांत्रिकों ने उन्हीं देवताओं से ये मणि प्राप्त की थी और गुरु सूर्यभान इस ईश मणि को देखकर इतने प्रभावित इसलिए हुए क्योंकि ये प्रकाश मंत्रों पर असर डालती है। साफ शब्दों में कहूं तो यही एकमात्र चीज है जो उनके अंधकार नेत्र के दोष को दूर कर सकती है। अधीश अब समझ चुका था कि गुरु सूर्यभान को इतनी जल्दी क्यों थी और वे तुरंत यहां आने के लिए सहमत क्यों हो गए। गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र का वो दोष या बम्मन के अनुसार उसका शाप ही वो कारण था जिसकी वजह से गुरु सूर्यभान 7वीं श्रेणी के मंत्र विकसित नहीं कर सकते थे। अधीश ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, अब मैं आज्ञा लूंगा। गुरु सूर्यभान तो 10 दिनों के बाद ही नगर में पहुंचेंगे, प्रणाम। अधीश थोड़ा झुका और जाने के लिए तैयार हो गया। 8वें राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और एक कोमल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मांत्रिक अधीश, हालांकि मैं आपको अभी के लिए मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश दिलाने में असमर्थ हूं, लेकिन मेरे पास कुछ मंत्र हैं। 3रे स्तर के मंत्रों के निर्माण की आपकी वर्तमान क्षमता के साथ मेरा मानना है कि ये मंत्र मांत्रिक अधीश के लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। इसके साथ 8वें राजकुमार ने अपनी उंगली से एक धागे से बंधी किताब निकाली जो लगभग 2 अंगुल मोटी होगी। अधीश ने किताब के पन्ने पलट कर देखा। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के 3रे स्तर के मंत्र शामिल थे और यहाँ तक कि 3रे स्तर के प्रकाश मंत्र भी शामिल थे। इसके अलावा ये कोई साधारण मंत्र नहीं थे, बल्कि बहुत दुर्लभ मंत्र थे, ऐसे अद्वितीय और दुर्लभ मंत्र जो केवल 8वें राजकुमार की तरह शाही परिवार के सदस्यों के ही पास हो सकते थे। अधीश ने संदेह के संकेत के साथ 8वें राजकुमार की ओर देखा। उसने केवल मंत्र पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए कहा था, न कि किसी तरह के 3रे स्तर के मंत्र प्रदान करने के लिए। फिर भी वो वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपहार था। शायद अधीश के चेहरे से उसके भाव स्पष्ट हो गए थे। 8वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, यह सिर्फ कुछ मंत्र हैं, ज्यादा कुछ नहीं मांत्रिक अधीश। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, उसके बदले में यह बस एक छोटा सा उपहार है। अब आप जाकर आराम कीजिए। लंबी यात्रा की थकान उतरने के बाद आप शांति से अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपके भवन की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करा दूंगा। अधीश ने एक बार फिर राजकुमार को धन्यवाद कहा और वो पुस्तक हाथ में लिए ही उसके कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही कुछ सेवकों ने उसे मार्ग दिखाया और इस बार उसे एक छोटे से महल में ले जाया गया जो मुख्य महल के ही परिसर में स्थित था। यही था राजनगर में अधीश का नया निवास। लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या था राजकुमार का असली चेहरा? क्या वो वास्तव में इतना ही सरल और उदार था जितना दिखाई देता था? गुरु सूर्यभान ने आने का फैसला कर लिया था, लेकिन क्या वे राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।